हेलो 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 एवरीवन। नमस्कार। और ये जो पहला क्लास है, इसको क्लास न कह करके हम एक मुहिम कहेंगे, क्योंकि छोटे सिटीज़ के साथ एक बहुत बड़ी दुखद स्थिति आई है, स्पेशली पोस्ट कोविड, कि एजुकेशन का लेवल बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। और स्पेशली साइंस, और मैं अपने सब्जेक्ट फिजिक्स की बात करूं तो वो बहुत ही वल्नरेबल हो गया। तो टीचर होने का रहा नहीं जाता है। एक एग्ज़ाम जिसके बारे में हम आप प्रायः देखते हैं 10+2 के बाद में दो कॉमन एग्जामिनेशन, एक तो आईआईटी जेई और सेकंड है आपका नीट। बहुत सारे बच्चे सपने लेकर के जीते हैं, पर खाली सपने रखना काम की चीज़ नहीं होती है। सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना है, वो करने की ज़रूरत होती है, फिर सपने पूरे हो जाते हैं। वरना ऐसे खाली पीली सपने देखने से फिर हताशा, निराशा, डिप्रेशन होती है, और जीवन बड़ा दुख में। ऐसा ना होने पाए एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में। मैं काफ़ी दिनों से इस बात को सोच रहा था, क्यों ना अभी तक मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चों को ही देता रहा हूँ अपना मार्गदर्शन ऑफलाइन। बट हमने सोचा कि ऑनलाइन आकर के 11-12 के छोटे बच्चों को, जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेशली नीट में फिजिक्स पढ़ती है, उस पर उसको क्यों ना एड्रेस। पिछले सालों के, कई सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद में ये समझ कोई भी सकता है कि बड़ी आसानी से फिजिक्स का पोर्शन, जो कि सबसे टफ माना जा रहा है नीट में, वो बहुत इजीली कवर किया जा सकता है, बशर्ते 11th और 12th की फिजिक्स को ठीक से पढ़ा जाए। का मतलब एनसीईआरटी बेस लेकर के पढ़ा जाए। आप किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं, आप सीबीएसई के हो सकते हैं, आप आईसीएसई के हो सकते हैं, स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड के हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। मतलब है कि जो पेपर स्टैंडर्ड होता है वो पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तमाम बच्चे हमसे ऐसा कहते हुए मिले, उन्होंने कहा कि साहब फिजिक्स में तो नीट में एनसीईआरटी का बेस नहीं लेता है। तो हमको हंसी आई। फिर मैंने उनको पेपर्स दिखाए पलट करके कि आप देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। फिर मैंने उनके एनसीईआरटी के बैकग्राउंड उसके पीछे का समझाया, तो बच्चा खुद कर दिया उस क्वेश्चन को, जो उसके लिए बड़ा अपहिल टास्क लग रहा। तो जो ज़रूरत है वो ये है कि हर हालत में 11वीं 12वीं की फिजिक्स एनसीईआरटी को बेस लेकर के बहुत इजीली पढ़ लिया। तो 85% क्वेश्चन मैं नीट को ही टारगेट कर रहा हूँ फिलहाल अभी। जेई मेंस में भी ये उपयोगी होगा ये क्लास, क्योंकि जेई एडवांस के लिए ले जाना दूसरी चीज़ हो जाए। तो ये मान के चलिए कि इंटरमीडिएट आप कर रहे हैं, 11वां 12वां कर रहे हैं, प्लस नीट आपके दिमाग में है, जेई मेंस आपके दिमाग में है, तो क्लास आपके लिए मोर देन एफिशिएंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आइए, लेक्चर 11वें के लिए है हमारे चैनल पे। इसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 11th प्लस नीट प्लस जेई और 12th प्लस नीट प्लस जेई। तो 11th प्लस नीट प्लस जेई का ये प्लेलिस्ट होगा। इसका पहला लेक्चर, ये पहला लेक्चर मैं जो ले रहा हूँ, एज एक्सपेक्टेड, यूनिट एंड डायमेंशंस। मात्रक और बीमाएं, जो हिंदी मीडियम के हैं वो इसको समझेंगे यूनिट्स, मात्रक, डायमेंशंस, बीमाएं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 1 मिनट के लिए फिर मैं रुकूंगा पढ़ाने से पहले, कि आपको हर हालत में यूनिट ही दिमाग में बनाए रखना है, डायमेंशन ही। सीमाएं बनाकर रखोगे, आप जब फर्दर तैयारी करोगे तो मटेरियल आपको सब इंग्लिश में मिलेगा, फिर आपके लिए बेहद तकलीफ हो जाएगा। तो क्यों ना दिमाग में अभी से यूनिट, मात्रक, डायमेंशन, बीमाएं, बीमाएं और मात्रक दिमाग में रखने के बजाय डायमेंशन और यूनिट ही क्यों ना रख लें। कौन सी आफत की बात है, इजी हो जाएगा आपके लिए, टास्क इजी हो जाएगा, इंटरमीडिएट इजी हो जाएगा। उसके बाद जो कंपटीशन आप ऑप्ट कर रहे हैं, जेई और एनी नीटी, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सर, इसमें आने से पहले फिजिक्स में एक टर्म आप पढ़ते हो, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां।
सबसे पहले आपकी मुलाकात फिजिक्स में इसी से होती है। अब एक मोटे तरीके से दिमाग में आता है कि फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होंगी वो सब फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। मोटे तरीके से दिमाग में ही आता है, लेकिन ये गलत है। आप समझें, एनसीईआरटी, मैंने कहा है कि एनसीईआरटी अगर ठीक से पढ़ा जाए तो फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, पढ़ने की आदत छूट गई है, इसलिए बच्चे बुक पर जाते नहीं है। तो हम उसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर देंगे कि एनसीईआरटी को आपको इजी टू गो हो जाएगा आपका। आप लेक्चर्स देखें, फिर आपके लिए बहुत इजी टू गो। तो मोटे तौर पर आपको लगता है कि जो फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटी ना, जी ऐसा नहीं। आप, मैं बात करूं कि लाइट, तो लाइट तो फिजिक्स में आता है, और लाइट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं। हाँ, जैसे मैंने कहा लाइट, लाइट फिजिक्स में आता है, पर लाइट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर कहें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं। मैं लाउडनेस ऑफ साउंड की बात करूं, लाउडनेस ऑफ साउंड की बात करूं, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ लाइट की बात करूं, ये है फिजिकल क्वांटिटी। मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो ये है फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन लाइट अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी नहीं। मैं साउंड की बात करूं तो साउंड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं। हाँ, लाउडनेस ऑफ साउंड की बात करूं, लाउडनेस ऑफ साउंड की बात करूं तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करूं तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब कुछ और मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसी भौतिक दुनिया के, इसी फिजिकल वर्ल्ड के एग्जांपल लेता हूँ। मोहब्बत है, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। मोहब्बत के पीछे आपकी पीढ़ी विशेष पड़ी रहती है, लेकिन साहब सावधान हो जाइए, पढ़ लिख डालिए, आप सेलेक्ट हो जाइए, फिर कर लीजिएगा। अभी करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओ। अभी इस रास्ते पर प्लीज डोंट। है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, तो साहब मोहब्बत, मोहब्बत कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं। हैट्रेड, नफरत, नफरत कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं। ऐसे मैं, तो साहब आप ये यहाँ कहाँ घुसा लाए लाइट और साउंड में, तो चलो एक और जो आप पढ़ते हो, इनर्सिया, हिंदी वाले इसको जड़त्व तो कहते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज, आप कहोगे अरे साहब क्या बात कर रहे हो, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, स्थिरता का जड़त्व, इनर्सिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, ये तो हम पढ़े हैं क्लास 9 से ही, थोड़ा मोड़ा इसको जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ जानते हैं। तो आप कह रहे हो कि इनर्सिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इनर्सिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनर्सिया को मेजर नहीं किया जा सकता, उसका मापन, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। आप कहोगे नहीं साहब, हमारे तो मास्टर साहब ने बताया था कि इनर्सिया का यूनिट केजी होता। तो ये गलत है। अगर आपके मास्टर साहब ने बताया, कहीं मैंने लिखा भी पढ़ा है, तो साहब वो गलत है। आप मान लीजिए कि इनर्सिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इनर्सिया का यूनिट केजी नहीं है, किलोग्राम नहीं। इनर्सिया के बारे में कहा जाता है कि ज्यादा मास तो ज्यादा इनर्सिया, कम मास तो कम इनर्सिया। यानी कि मास के थ्रू इनर्सिया का एक एस्टीमेट, आपको अंदाजा मिलता है। इनर्सिया का मेजरमेंट नहीं हो पाता, इनर्सिया का मेजरमेंट नहीं हो पाता। मास का मेजरमेंट हो जाता है, तो मास तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इनर्सिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और केजी इसकी यूनिट नहीं होती है। अब कोई मोटा आदमी है तो उसकी इनर्सिया ज्यादा होगी, उसकी जड़ता तो ज्यादा होगी, उसकी जड़ता ज्यादा होगी, तो उसको अपनी प्रायर स्टेट, पूर्व स्थिति में चेंज लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हल्का आदमी है, उसका मास कम है, तो उसकी इनर्सिया कम है, तो उसको अपनी प्रायर स्टेट, पूर्व स्थिति परिवर्तन करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। हल्का आदमी फट से, हाँ मास्टर बताओ, हल्का मास्टर उठ बे उठ,
खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है तो उसकी इनर्शिया कम है, उसकी टेंडेंसी टू कीप इट सेल्फ इन इट्स प्रायर पोजीशन कम है, तो इसलिए उसको अपनी पोजीशन में चेंज करने के लिए कम हो। यस मास्टर, यस। कोई बल्कि कोई आलू वाला भैया है, मोटा सा तगड़ा, कुछ होते नहीं बच्चे खाते ही रहते हैं, तो सब इधर भी फूल गया, इधर भी फूल गया, इधर भी बहुत ज्यादा मास गेन कर लिया। उसको कहो, ए क्विक स्टैंड अप, अरे सर उठ रहे। उसका मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, तो उसको अपनी इनिशियल स्टेट में चेंज करने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता। तो मास के थ्रू इनर्शिया का इनडायरेक्ट एक अंदाजा होता है, इसलिए हमने लिखा मास प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, मास इक्वल टू इनर्शिया नहीं लिखा। इनर्शिया आप नहीं मेजर कर पाते हो, आप मास मेजर कर पाते हो, मास से इनर्शिया का एक एस्टीमेट लगाते हो। इसलिए मास तो फिजिकल क्वांटिटी हुई लेकिन इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं। तो कुल मिलाकर आपके समझ में शर्त आ गया होगा कि वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो तो हुई फिजिकल क्वांटिटीज। और जो क्वांटिटीज हम नहीं मेजर कर सकते हैं उनको आप सिंपली कह दो नॉन फिजिकल क्वांटिटी, गैर भौतिक राशियां। तो चलिए हम इसका एक फिजिकल क्वांटिटी की एक डेफिनेशन लिख देते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैंने क्या बताया आपको? एक क्वांटिटी that can be that can be measured, तो नापी जा सके, मेजर्ड। एग्जाम्पल बता दो, इजी फॉर एग्जाम्पल बता दो, बता दो भाई। लेंथ मेजर कर सकते हो ना? लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज ए फिजिकल क्वांटिटी। जिन भी क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हो किस कैटेगरी में गई? वो फिजिकल क्वांटिटी। और वो क्वांटिटीज जिनको आप नहीं मेजर कर सकते हो उनको क्या कहेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये फोन ले लो एंड कॉल, वन जेंटलमैन इज कमिंग, लोकेट हिम वेयर ही इज। नॉन फिजिकल क्वांटिटी आप ही बोल दो, राजा बेटा, बिटिया आप ही बोल दो, क्या है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज? अ क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर ना कर पाए, जिसका नाप ना पाए, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। एग्जाम्पल बता दो आप, फिजिक्स की कुछ क्वांटिटीज बोल दो। अभी हम लोगों ने बात किया था, एक तो हमने बात किया था लाइट और साउंड, और कुछ एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल, लव, रेस्पेक्ट, hatred, etc. All these are non-physical quantities. Why non-physical? Because इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसमें से इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहूं तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? बोलो भाई। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर किया जा सकता है, इसलिए किस कैटेगरी में चला जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी में। मैंने कहा था स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया जा सकता है, इसलिए इस किस क्वांटिटी में? फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यू बोले तो फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई
तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो मेरा रिफरेंस है वो है एनसीईआरटी। विश्व भर बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप नीट का पेपर उठाकर देखोगे, जेई का पेपर उठाकर देखोगे, तो वहां पर क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से बनते हैं, बनाए जाते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो अगर आप उसको पढ़े हो, समझे हो, तो आप आराम से पढ़ करके उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। बेसिक प्रॉब्लम लाइज कि बच्चा रेफरेंस बुक्स पे चला जाता है, एनसीईआरटी पे नहीं जाता है, यही दिक्कत होती है। फिर कोचिंग करते हैं, रिजेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आजकल सुसाइड चल रहे हैं। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और मिनट भर में माँ बाप के सपनों को चूर चूर कर देना। और मैं कहता हूँ कि कोई ऐसे नहीं सुसाइड करता है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा ग्लूमी हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है। वो निराशा ना आने पाए, शुरू से ही क्यों ना बैकग्राउंड हम बना लें, जो हम मेहनत कर ही रहे हैं, तो इस तरह क्यों ना पढ़ लें 11वां 12वां को, हम किसी भी बोर्ड के हैं, कि फिर हमें 80% क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली इजिली हो जाए, फिर मुझे 10% क्वेश्चन के लिए इफर्ट करना पड़े। फॉर दिस से आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग। ये चीज जो शुरू करा गया, इसी चीज के लिए शुरू किया गया। अब आप बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर इतना आपने समझा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सारी बच्चों, मैं शेयर नहीं कर पाया और मार्कर में इंक नहीं, ये दिक्कत। मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, आप खुद बताएंगे। लेंथ, सी वॉल्यूम, सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सी इनर्शिया। लंबाई, आयतन, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इनर्शिया, जड़त्व। क्या होगा भाई, बताइए कौन सा होगा। अभी डिस्कस हुआ था, यस आप बताइए। इनर्शिया, वेरी गुड, क्योंकि इनर्शिया को मेजर नहीं किया जा सकता। लेंथ को मेजर किया जा सकता, वॉल्यूम को, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, लेकिन इनर्शिया को मेजर नहीं किया जा सकता। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में बांटेंगे अब हम। फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैटेगरी वाइज बांटेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हुई, वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके, जिनको नापा जा सके, उनको फिजिकल क्वांटिटी, और जिनको ना मेजर किया जा सके उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। इतनी बात क्लियर। एनसीईआरटी का पहले 2 पेज को मैं अभी कवर कर रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैटेगरीज में बांट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री हिंदी वाले इसको पूरक, इसको मूल, मूल भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां। अभी से आप फंडामेंटल क्वांटिटीज ही जाने। पूरक, मैं हिंदी का कोई विरोधी नहीं हूँ, हिंदी हमारी मदर टंग है, आप में से ज़्यादातर की मदर टंग है, लेकिन फिजिक्स पढ़ने में आपको इंग्लिश ही कंफर्ट देगा, इंग्लिश में ही आगे लिटरेचर मिलेगा। इसलिए दिमाग में क्यों ना अभी बैठा दें कि मूल राशियों को के लिए दिमाग में जगह बना लें फंडामेंटल क्वांटिटीज, पूरक भौतिक राशियों के लिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरी कैटेगरी में जो बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसको हिंदी वाले कहते हैं व्युत्पन्न, हिंदी वाला मैं भी हूँ। व्युत्पन्न भौतिक राशियां मदर टंग है, अंग्रेजी जानना ना जानना दूसरी बात। डेराइव्ड फिजिकल, अब मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है।
मूल नाम से कुछ अंदाजा हो रहा होगा आपको। मूल का अर्थ जो अपने आप में प्योर, कुदरत ने जिसको बेसिक तौर पर गढ़ा, ईश्वर ने जिसको बेसिक तौर पर गढ़ा हो, उसको कहेंगे मूल। मूल से, मूल जड़, मूल हिंदी में बोलते हैं जड़। जड़ से ही पेड़ निकलता है, तना निकलता है, पत्तियां निकलती हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मूल हो, जड़ वाली हो, कुदरत में बेसिक तौर पर, या दूसरे भाषा में कहें तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट न किया, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया। नाइन्थ में आप पढ़े हैं बच्चे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशियां कुल कुल कितनी, नाइन्थ में आपने पढ़ा था 7 होती है। कुल कितनी होती है? 7 होती है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं उनको नेम करता हूं। लेंथ, मास, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए, लेंथ, मास, टाइम, नेक्स्ट बोलिए, लेंथ, मास, टाइम। रिकॉल कीजिए, रिकैप कीजिए नाइन्थ की चीज को। टेम्परेचर, टेम्परेचर, नेक्स्ट बोलिए बेटा, रिकैप कीजिए दिमाग को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट, अभी तो हुए दो, 2 4 1 5, 5 हुए, अभी दो और हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। एंड द लास्ट वन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ज्योति तीव्रता हिंदी वाले बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों जिनको, जैसे मास, ऐसा मैं नहीं कर सकता कि टाइम इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट मास आ जाए। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मल्टीप्लाई करूं तो लेंथ आ जाए, नहीं आएगा। ये बेसिक है, ये शुरुआती है, ईश्वर ने बनाया है, यूं समझ लो। इन्हीं से बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज आगे चलेंगी, स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलेरेशन आएगा, वो सब इन्हीं से बनेंगी। तो ये 7 शुरू में मानी गई फिजिकल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट्स होंगी उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। मूल मात्रक, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फंडामेंटल यूनिट मोल, इलेक्ट्रिक करंट की फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फंडामेंटल यूनिट कैंडेला। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट। अब फिजिसिस्ट को लगा, बाद में जब फिजिक्स आगे डेवलप हुआ तो उनको लगा नहीं साहब, यही 7 फंडामेंटल से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें कुछ और आती हैं बेसिक के तौर, तो उनको कैटेगरी में रखा गया पूरक भौतिक राशि, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इनमें 2 होते हैं, एक तो होता है प्लेन एंगल, आपको पता है इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, समतल कोण, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट, समतल कोण, घन कोण। इसका जो यूनिट होता है, इसकी इनकी जो यूनिट्स होती हैं, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का एसटी रेडियन, एसटी रेडियन, ये यूनिट्स होता। तो अब मैं अगर बात करूं, अब बात करते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव वो भौतिक राशियां जो डेराइव करी गई, किसकी सहायता से?
या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज से डेराइव की गई, व्युत्पत्ति की गई, उनको कहेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मैं लेता हूं स्पीड, चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है बेटे? डिस्टेंस लेंथ ही तो है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ अपॉन टाइम। देखिए, ये जो स्पीड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहां से डेराइव हुई? लेंथ फंडामेंटल और टाइम फंडामेंटल, लेंथ अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलिए हम एक और बात कर लेते हैं, वेलोसिटी की बात कर। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और लेंथ में फर्क है, मैं जब वेक्टर आपको पढ़ाऊंगा तो आपकी इस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है अपॉन टाइम, यानी इसकी भी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। तो चाहे स्पीड आप देख रहे हैं, वेलोसिटी देख रहे हैं, दोनों के यूनिट सेम ही है। और ये कहां से डेराइव हुई? किन फिजिकल क्वांटिटीज से डेराइव हुई? लेंथ और टाइम। चलिए हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं, एक्सीलरेशन की बात करते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक्सीलरेशन थोड़ा कम लेजिबल है, आपको प्रॉब्लम होगी, ये दूर कर लिया जाएगा। आई कुडंट केयर। ये क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का अभी यूनिट क्या आया था? लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, अपॉन टाइम मीन्स लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। अब यूनिट क्या होती है लेंथ की? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलिए और एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, बहुत सारी डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी इस चैप्टर में। पूरी फिजिक्स में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज आनी है 11-12 की फिजिक्स में, पूरी इस चैप्टर में आ जाए, पूरी इस चैप्टर में आ जाए। और मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर को डायरेक्ट जानने के लिए खाली मैं आपको बताता हूं मेन बात, दो चीज आपको सिर्फ जान, एक फोर्स और एक एनर्जी। फोर्स और एनर्जी आप जान गए तो जितने भी डायमेंशंस हैं वो आपको बिल्कुल इजी ऐसे आप कर लोगे, बहुत इजीली। कैसे आते हैं आगे, आपको सिर्फ फोर्स और एनर्जी को समझना होगा और उसी से सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हम फोर्स को लेते हैं। फोर्स आप 9th में पढ़े हो, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास यानी केजी, ये मास फिजिकल क्वांटिटी आई, और एक्सीलरेशन में आया था लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, तो मास की जगह पर केजी कर दिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो कहाँ से आती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री। अभी तक फिलहाल जो हमने एग्जांपल लिया उसमें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन आगे आएंगी। जितनी भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी वो इन्हीं दो का यूज करके आएंगी। तो अब मैं आपसे लास्ट में पूछूं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन? फिजिकल क्वांटिटी की तो आपने डेफिनेशन दी कि द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटीज, एंड द क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की क्या डेफिनेशन दोगे? अभी आपने देखा कि ये सब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, एक दूसरे से कोई रिलेशन इनका आपस में सीधा नहीं। आप डेराइव में देख रहे हो स्पीड में लेंथ अपान टाइम आ जा रहा है, लेंथ अपान टाइम आ जा रहा है, लेकिन इनका ऐसा नहीं हो सकता कि मास आ जाए टेम्परेचर इनटू टाइम इज इक्वल टू मास, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
यानी ये एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट। तो ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर क्वाइट इंडिपेंडेंट, पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती इन मेजरमेंट, मापन में एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर ना करें, उनको क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को अगर एक लाइन में लिखूं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखूं? ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are independent, which are independent from each other, from each other in measurement, in measurement, मापन में एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट। कितनी है? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलिए, अब है क्या कि क्या डेफिनेशन बनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बेटे? ऐसी ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब करता क्या है क्वेश्चन बनाने वाला, एग्जाम में, नीट में, इंटरमीडिएट में क्वेश्चन बनाने वाला किस चीज का नाजायज फायदा ले ले? फंडामेंटल क्वांटिटीज तो सेवन ही है, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप डिफाइन कर, वो तीन, कोई तीन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और ऐसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लेगा जिनका आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, जैसे ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, ऐसे वो तीन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ले लेगा, या दो डेराइव्ड ले लेगा, एक फंडामेंटल ले लेगा, या एक डेराइव्ड ले लेगा, दो फंडामेंटल ले लेगा, और कहेगा कि क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करी जा सकती है? हाँ, जा सकता है। उसका फंडामेंटल तो था ही, पर एक लिमिटेशन, एक डेफिनीशन है, और डेफिनीशन की शर्त अगर कोई तीन क्वांटिटी फुलफिल कर ली तो इनमें से लो लो एक डेराइव, और वो तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, तो क्या किस कैटेगरी में चली जाएगी? मानी जा सकती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप। है तो नहीं, पर मानी जा सकती है। तो चलिए हम इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। गर्मी, पानी खूब पियो। मैं कह रहा हूं, कैन आई टेक, कैन आई टेक कोई तीन ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं वेलोसिटी, पावर एंड फोर्स, एंड फोर्स एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो साथ ही थी, ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ना होकर के डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, उस सात की कैटेगरी में नहीं। फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या मैं वेलोसिटी, पावर और फोर्स को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर ले सकता हूँ? साफ डेफिनेशन ऊपर लिखी है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी ग्रुप फिजिकल क्वांटिटीज की जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, उनको माना जा सकता।
ये सातों जो अभी आपने लिखा था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी जो सातों थी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। तो मुझे अगर बताना है कि क्या इनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, बेटर होगा कैन आई कंसीडर, कंसीडर माना जाना, है नहीं, सकते हैं क्या इस समय फिलहाल। तो यही देखेंगे क्या ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है क्या। तो आप सर शायद पढ़े हो नाइन्थ में, नहीं पढ़े हैं तो आगे हम हमारे डिस्कशंस में आएगा कि आप लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी से पावर आ जाता है। देखिए पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या इंडिपेंडेंट है? नहीं इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? नो। आंसर क्या होगा? नो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं और एक ग्रुप ले लेता हूँ, क्वेश्चन ग्रुप आप फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूँ। अब की बार मैं ले रहा हूँ मास फोर्स एक्सीलरेशन, मास फोर्स एक्सीलरेशन। क्या इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करा जा सकता है? सर ध्यान दें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो केवल 7 हैं, सवाल है क्या इनको कंसीडर करा जा सकता है। तो वही डेफिनेशन कि अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं मान सकते, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या कर। आंसर आपको साफ साफ दूर से झलक रहा होगा कि फोर्स यहाँ जो है ये मास इंटू एक्सेलरेशन, क्लास 9th में आप पढ़े, यानी इसमें ये फिजिकल क्वांटिटी इनके और इनके मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है। तो क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है? ना जी, डिपेंडेंट है। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं 3 ग्रुप ऑफ क्वांटिटी लेता हूं, वेलोसिटी, मास, पावर, वेलोसिटी, मास, पावर। पावर तो क्या इनको कंसीडर कर सकते हैं? क्या इनको कंसीडर कर सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, नहीं 7 का लिस्ट है वो फंडामेंटल है, लेकिन फंडामेंटल की डेफिनेशन है कि अगर क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो उनको एक तरीके से मान। तो यहाँ सवाल यही है, सपोज कर रहा है क्या हम इनको मान सकते हैं। तो फिर हमने रिकैप किया दिमाग में कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। हम चेक कर लेते हैं, अगर इंडिपेंडेंट हैं तो हम कह देंगे हम कंसीडर कर सकते हैं, भले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं बट हम इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। है कोई रिलेशन क्या? क्या पावर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मास इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू पावर बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इंटू पावर बनेगा? नहीं बनेगा। आंसर क्या होगा? क्या? नो, वी कैन नॉट कंसीडर, वी कैन नॉट कंसीडर them as fundamental physical quantity, fundamental physical quantity. Okay, are you okay? Everyone okay? Very good. चलिए एक सवाल पूछा गया है नीट में, नीट में पूछा गया, उसको ले लेते हैं। आपको अभी लगेगा कि साहब ये तो बड़ी इजी इजी सवाल आप लेते हैं,
जी, तो पढ़ने का तरीका ही होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को ओके करो, ग्रेजुअली चलो, फिर टफ क्वेश्चंस भी लेंगे। फिर वो टफ क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे ही नहीं, वो टफ आपको फिर लगेंगे ही नहीं। यही तरीका है। 80%, मोर देन 80% क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को आपने समझा है तो खटाखट 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 खटाखट, तो मेरे पॉलिटिक्स में भी चल रहा है खटाखट खटाखट। उस पॉलिटिक्स वाले खटाखट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हम लोग मास्टर हैं, स्टूडेंट हैं। लेकिन चलो, तो खटाखट खटाखट आप 80 पर मोर देन 80% कर लोगे, सिलेक्शन तो हो गया। फिर आपको मेरिट में जाने के लिए एक्चुअली बिग सेंटर्स पर मैं गया हूँ, विजिट किया हूँ, अपना डेमो भी दिया हूँ, सेलेक्ट भी हुआ हूँ। नाम मैं सेंटर का लूँ या ना लूँ, सबको पता है कि इंडिया में कौन सा सेंटर है। तो वहाँ पर मैंने जो टीचिंग का पैटर्न देखा, दे टीच फॉर 20%। वो मान के चलते हैं कि 80% स्टूडेंट को आता है। अब नॉर्मल स्टूडेंट गया वहाँ पर, वो बिल्कुल फुट जाता। वो बेनिफिशियल उनके लिए होता है जो 11 12 को बहुत बढ़िया से बिल्कुल क्लीननेस के साथ पढ़े। ऐसा स्टूडेंट तो 10,000 में एक होता है। तो 10,000 वहां गया है तो उसमें एक को बेनिफिट होगा। 9,999 घिसट रहा है, फेस्टिव मेहनत भी, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत कर रहा है, जुटा हुआ है, फिर जब टेस्ट होता है उससे तो होता नहीं। वो घर पे रो कर फोन करता है, मम्मी पापा। वो मम्मी पापा जो अपने बच्चे को बहुत प्यार किए हैं, वो भी रो लेते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा दिन मेहनत कर रहा है, उसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। पर इसके पीछे हम आप दोषी हैं, वो विद्यार्थी, वो गार्जियन सब दोषी हैं, वो टीचर दोषी हैं जो 11 12 को इस स्टैंडर्ड पे नहीं पढ़ाते। अगर इस स्टैंडर्ड पढ़ाएं तो हमारे किसी बच्चे को सुसाइड ना करना पड़े। 20% को टारगेट करके पढ़ा। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो मेरिट के लिए पढ़ा रहे होते हैं कि 720 में 690 लाना है, 700 लाना है, इसके लिए 710 लाना है, 720 लाना है, इसके लिए पढ़ा रहे। वो सिलेक्शन 680 पर हो रहा है, उसके लिए नहीं पढ़ा रहे। वो तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरमीडिएट आप करके आ रहे हो, तो बात आपका है। चलिए, विच ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी टेकन एज, कैन बी कंसिडर्ड एज, मैंने कहा माना जा सकता है, कैन बी कंसिडर्ड एज ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाँ मास्टर, आता है आपको। पहला मैं ग्रुप ले रहा हूँ फोर्स मास टाइम, फोर्स मास टाइम। सेकंड मैं ले रहा हूँ बी, बी फॉर बॉय, पता है सबको ना, बी फॉर बॉय, मास फोर्स एक्सीलरेशन। मास, क्या मास्टर लिख रहे हो, दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या करें यार, ध्यान नहीं रह गया। फोर्स एक्सीलरेशन, पहला ही लेक्चर भी है, उसमें लेजिबल ही नहीं हो रहा है। सी, वेलोसिटी मोमेंटम मास, वेलोसिटी मोमेंटम मास। सी, चौथा मैं ले ले, वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं सर, मैं पहले सेकंड पे आता हूँ। एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम मास ए एक्सीलरेशन। ये तो है ही नहीं है, डिपेंडेंट हो गया एक दूसरे पर। थर्ड देखते हैं, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी,
एम मास वी वेलोसिटी, ये भी डिपेंडेंट है, हो ही नहीं। चलिए अगला देखते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम लोगों को क्लास 8 से पता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन टाइम, ये भी नहीं। आंसर क्या हुआ? फोर्स मास टाइम। अब कोई गधा कहेगा, बकलोलवा बड़का वाला लल्लूलाल कहेगा फोर्स मास और टाइम, फोर्स में तो मास आता है, मास आता है ना, टाइम आता है। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास आ गया मास्टर, एक्सिलरेशन आ गया। अब एक्सिलरेशन में क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप कह रहे हो मास आ गया, टाइम आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नहीं आया ना। यानी इसमें कोई एक क्वांटिटी की नहीं, दो के मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से नहीं हासिल किया जा सकता, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, बाकी सब डिपेंडेंट हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? लल्लूलाल, लल्लूलाल, आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। मैं क्वेश्चन एक लेता हूँ, और बहुत लंबा ना हो जाए लेक्चर, पहले ही लेक्चर में बच्चा उब जाए, फिर मेरा एम नहीं पूरा हो पाएगा। बच्चा जुड़ा रहे, पढ़े, बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश की प्रगति हो, परिवार की प्रगति हो, ये इरादा। लेक्चर को, पहले लेक्चर को तो लंबा नहीं करेंगे, लेकिन ये मैं कहता हूँ लेक्चर लंबे होंगे क्योंकि फिजिक्स सिखाना है। अरे साहब बहुत सारे काम होते, इतने रील्स देखने होते हैं, इतने सोशल मीडिया पे काम करने होते हैं, कर लो फिर वही कर लो, फिर जिंदगी भर वही करना, फिर घुट घुट के जीना। पढ़ लो, पढ़ने का टाइम है, जिंदगी भर टाइम होगा तेरे पास। तो सर हम ज़्यादा पढ़ाएंगे आगे के लेक्चर्स में आपको, ये भी प्रॉमिस है कि वेरी इजी, वो एनसीईआरटी की किताब तमाम भैया लोग, दीदी लोग, बहन जी लोग, आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना? हमें तो नहीं लगता। अच्छा, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बुक से ही आदमी डेवलप हो। सर हमसे इतना ना होगा, अजी तो ये क्लास पढ़ लो, ये क्लास पढ़ लो, हम आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल वेरी बेसिक्स ABCD से पूरी एनसीईआरटी आपको करा देंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। तो भाई लोग बोलेगा, लल्लूलाल बोलेगा कि हमारे फ्यूचर का मसला है सर, हम रील नहीं देखेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे बने? बना ले लल्लूलाल फ्यूचर अपना। मैं कह रहा हूँ एक्सिलरेशन इज ए, क्वेश्चन है, एक्सिलरेशन इज ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना डेराइव्ड? एक्सिलरेशन इज अ डेराइव्ड, व्युत्पन्न भौतिक राशि। हिंदी वाले अब व्युत्पन्न ना बोलो, डेराइव्ड ही बोलो। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी which depends on, which depends on, जो निर्भर करती है कितनी फिजिकल क्वांटिटी पर, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आंसर मैं लिख रहा हूं 2, 3, 4, 5। क्या टिक मारेगा? एक्सेलरेशन एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो कितनी मूल राशियों पर निर्भर करती, 2, 3, 4, 5। एक्सीलरेशन का सबको पता है, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे लल्लूलाल? लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम।
तो कितनी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट हो गया एक्सेलरेशन? लेंथ पे एक पावर, टाइम पे दो पावर। कितना हो गया? तीन, बस। दो, लेंथ और टाइम, पावर को मत जोड़ लेना, दो पावर। ठीक। चलिए नेक्स्ट ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। चार्ज चार्ज डॉट 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 फिजिकल क्वांटिटी। आंसर देता हूं। कितने हैं? फंडामेंटल कितने हैं? 7। याद है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यही तो। चार्ज उसमें नहीं आता है, फंडामेंटल तो नहीं होगा। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री में ये दो ही आते हैं, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। चार्ज तो आता नहीं, नहीं होगा। सी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज को मेजर किया जा सकता है, इतना कूलम चार्ज, इतना फैरेड चार्ज मेजर किया जा सकता है। तो नॉन फिजिकल तो हुए नहीं। नॉन फिजिकल तो होते हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है। सी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, आप पढ़े हैं करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q इज इक्वल टू आई इन P। आई क्या है? फंडामेंटल है इलेक्ट्रिक करंट। P क्या है? फंडामेंटल है। दो फंडामेंटल के मल्टीप्लिकेशन से चार्ज आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों, मैं आज आपका पहले दिन ज़्यादा आप पर प्रेशर नहीं देना चाहूँगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि फिर इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप करेंगे, और ना करने पर आप हमारे आप आप सॉल्यूशन भी पा जाओगे आराम से। ओके, तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को सब्सक्राइब करने प्रेरित करें, लाइक भी कर दिया करें, और लोगों तक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो और लोगों तक पहुँचेगा, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि हाँ, हम बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्ड। श्योर यू वांट टू स्टॉप रिकॉर्ड?